गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं जयंत आप सभी का आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी बच्चे घर पे रह करके अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार एजुकेशन को बंद कर रखा है। तो आप इस बातों को अच्छे से समझ भी रहे हैं कि रैलियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस में देखिए तो वैसे ही भीड़ हो रहा है। मतलब कहीं पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई होगी तो इसमें कोरोना आ जाता है। चलिए, इस बात को हम लोग भी समझते हैं और आप लोग भी समझते हैं, कोई ज़्यादा इशूज नहीं है। लेकिन अभी हमें घर पे रह करके और पूरे साधन संसाधन सभी के पास है, अच्छे से घर पे पढ़ाई करनी है। और हम लोग इसका पूरा आप लोग को सहयोग कर रहे हैं कि आपके पढ़ाई में किसी तरह का कोई बाधा ना बने। तो जैसा कि बच्चे हम बता दें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंबाइंड मैथ पढ़ रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, और मैं वैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आया हूं। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर से सीखिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक बात मैं और कह दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखेंगे पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 5670 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात दिया है 5, 6, 7 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। भाई यहाँ पे मान लिए 5x और ये मान लीजिए 6x और यहाँ पे हो जाएगा 7x, बराबर आ जाएगा 5670। अब अगर हम इसको काट लें, यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। अब हम एक बार में जाएगा, क्योंकि एक अंक उतरेगा तो एक अंक में जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, तो बात समझ पा रहे हैं, एक बार में जाएगा फिर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या काटनी पड़ेगी, अगर हम 6 से काट लें, इसे 6 से काटिएगा तो 6 एक कम 6 और बच गया 2, 6 3 18, 6 3 18 और 6 5 30। 5 से काट दीजिएगा भाई तो ये कट जाएगा 27 बार में। तो आप देख रहे बच्चों कि x³ बराबर आ जाएगा 27, इसलिए आपका x का मान आ जाएगा 3। जब x का मान 3 आ जाएगा तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या ये देखिए तो ये 7x है। इस तरह से यहाँ पे आंसर अगर हम लोग करें कि 7 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो इस तरह से आपका जो उत्तर होगा वह सी हो जाएगा। यह एक अनुपात का क्वेश्चन है, और आपको ऐसे जब गुणनफल में दे तो जो यूनिट बनता है वह क्या होता है, इस 2 गो होता है तो स्क्वायर हो जाता है, अगर 3 हो जाता है तो क्यूब होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए और हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा से 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, मतलब अपने आय का % बचा लेता है। बच्चों ये बात समझिए कि आय का 70%, आप ये देख लीजिए कि जो भोजन है कि भोजन में कितना खर्चा करता है, तो 70% करता है। ये किराया पर, मकान के किराया पर, मकान किराया पर आपको ये 20% खर्च करता है, तथा शेष का, अब यहाँ पे शेष का बोला कि शेष, अब यहाँ से देखिएगा कि इतना जब खर्चा कर देता है, अब शेष का 70%, तो आप ये समझिए कि ये टोटल यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक टोटल हो गया कितना आपका 60%, ठीक है। अब इसका शेष यहाँ तक कितना बच जाएगा, तो शेष इसका 40% बच जाएगा, और इस 40% का फिर से 70% शिक्षा पे खर्चा कर देता है, तो उसका बचत कितना होगा, तो उसका बचत हो जाएगा 40 का, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 70% शिक्षा पर जब खर्च कर देता है तो यहाँ से उसका शेष का 30% बचत हो रहा है। तो अगर हम 30% निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उसकी आय का कितना बचत हुआ, तो दोस्तों ये 12%, यानी 100 रुपये में इसकी 12 रुपये बचत हो रही है। तो इस तरह से सवाल का आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं इसे।
मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ये देख लें कि टोटल 60 खर्चा किया, बचा कितना 40, और 40 का फिर से अगर वो 70 खर्चा कर देता है, चाहे 70 निकाल के फिर शेष कर दीजिएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। तो अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब पहले इसको 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपया अधिक आमदनी होती, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ऐसे सवाल आप तो बिना कलम चलाए उठा लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि 20% लाभ और फिर 25, तो लाभ को कितना इंक्रीज किया 5%। 5% जब लाभ बढ़ा दिया तो इसको 35 रुपया अधिक लाभ हुआ, तो ये 5% की वैल्यू हो जाती है 35। तो आप देख लो कि भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 35/5 और गुणा के 100, इसे काट लीजिए आप तो ये 20 हो जाएगा, 35 दूना 70। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी आ गया 700। क्लियर है, कहीं डाउट नहीं आनी चाहिए आपको, अच्छे से अब कर पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9, 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर है 15 cm। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। प्यारे बच्चों ये समझिएगा कि यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, मेन पॉइंट समझिएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 12 होगी और सबसे छोटी 7 होगी। तो अंतर की तुलना अंतर से करिए, इनके बीच में अंतर कितने का है, 7 5 12, तो 5 का अंतर है और निकालना है सबसे बड़ी भुजा, यानी आपको 12 का मान निकालना है। तो अब ये देख लीजिए कि 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36। तो इस सवाल का पहला आंसर ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे और जो हमें फाइंड करना है उसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और देखिए ये सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन, ये हर बार मैंने बतलाया है आपको कि अगर ये फॉर्मूला आपको दे दिया हो कि भाई AQ + BQ बटा में A² माइनस AB + B², तो इसका उत्तर आप आंख बंद के भी दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। करना क्या पड़ेगा आपको कि A और B को जोड़ देना है, यानी आपको 213 और 117 को जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा, ये 17 है 117, और इन्हें आप जब जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना आपका, ये 330 आ जाएगा, ये 330। इस तरह से आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो बच्चों आगे देखोगे आप कि एक गोला में एक घन पूर्णतः समाहित है। गोला तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। भाई ये तो सवाल जो दिया है मेंसुरेशन का, और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को हमें कैसे करना चाहिए, इसे आइए हम सीखते हैं। कह रहा कि गोला में घन पूर्णतः समाहित है, मतलब दो तरह की बात आती है। एक घन में गोला भी समाहित होता है और एक गोला में घन भी समाहित होता है। अब एक समझिएगा बात को कि एक गोला में एक घन पूर्णतः समाहित है, मतलब अगर ये गोला होगा, और घन के बारे में आप थोड़ा सा फिगर देखें तो घन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये घन है, ये आपका एक घन है, यह एक घन है, और यह है किस में, तो यह एक गोला में है ये। तो भाई गोला में जो टच करेगा, चारों तरफ से जो टच करेगा भाई, वो कौन करेगा, इसका शीर्ष करेगा। यानी चारों शीर्ष क्या होगा, गोले को, यानी ये जो गोला होगा उसका सतह को वह टच करता होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जब हमें एक बात समझना पड़ेगा कि यहाँ से जो बनेगा, देखिएगा ये चारों तरफ से, इसको मैंने कहा कि जितने भी शीर्ष होंगे उस शीर्ष को छूते हुए पूरी तरह से गोला जाएगा। तो यहाँ से एक आपको बनेगा क्या कि यहाँ ये देखिए जो विकर्ण बनेगा, क्योंकि ये और ये जो टच करेगा तब भी उसका त्रिज्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगा, जो डिस्टेंस बनेगा वह डिस्टेंस क्या होगा, तो वो गोला के दोनों पृष्ठ को
यानी छूता मिलेगा। तो जो अगर गोला के दोनों पृष्ठ को अगर छूता मिलेगा तो समझ लीजिए क्या कि वही उसका व्यास होगा। व्यास कहें यहाँ पर, अगर व्यास कहें, व्यास का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से अगर ये टच करता होगा ये वाला शीर्ष, वो बाहर वाला और ये वाला शीर्ष, तो यह इसकी एक क्या, यह इसके एक त्रिज्या को दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो होता है क्या कि इसकी ये डबल आर, यानी ये जो होगा, अगर ये आर है, ये आर है, तो यानी जो 2r होगा इसके पूरे विकर्ण को बताएगा। बाबू इसका पूरा विकर्ण होता है √3a होता है। इसका विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। ये बात समझिएगा आप अच्छे से, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि मेन चीज़ यही है। अगर जब आप इसे अच्छे से नहीं कवर करिएगा तो आप थोड़ा सा दिक्कत आपको होने लगती है। मेन यहाँ पर आपको इसकी भुजा और त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा आपको कि दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो अनुपात निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए, पहले गोला का लिखना है, तो भाई गोला का होता है 4πr², और आपके जो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है क्या? अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब आप सीधा सीधा समझिएगा कि अगर r/a मैं करूँगा, r/a, तो आपको ये √3/2 होगा, और जब दोनों तरफ से ये वर्ग किया जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो आप इसे करिएगा क्या कि ये 2/3 गुणे आ जाएगा आपका 3/4, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 1 और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे पाई आपका बचा हुआ है, यहाँ पे पाई तो बचा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा कि आंसर आपका कितना आया? π/2 आया, π/2 आया। तो बाबू रे यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस सवाल को अच्छे से आपने समझा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए कि दिया है कि किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, दिया है कि किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 270 रुपया है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है कि 310 है, तो वार्षिक दर क्या होगी? अब बच्चों बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है और बनाने का बहुत ही सुपर लॉजिक है। करना क्या होगा आपको कि देखिए ये दे रहा है कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और ये तीसरे वर्ष, क्योंकि साधारण ब्याज की एक सबसे जो बेहतरीन तरीका है वह क्या है कि वह प्रत्येक वर्ष उसकी राशि यानी ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर आपको टोटल साधारण ब्याज आपको दे रखा है कि 270 रुपया है और आपका CI दिया है 210 रुपया है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर बराबर है तो ये 90 90 90 यानी 3 भाग में बांट देंगे, हर साल 90 90 रुपया मिलेगा। अब आप ये देख लीजिए कि यही आपका CI है, SI है, यह आपका SI है। और CI की बात करें तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। जब दूसरे साल में जाएंगे तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो ये देख लीजिए कि 90 90 180 और कितना बच रहा है? तो 30 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है भाई? तो ये 30 रुपया बच रहा है। अब इसे आप अगर जोड़िएगा, यहाँ तक जोड़िएगा तो आपका 210 रुपया क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अभी देखिए ये 90 रुपया का 30 रुपया ब्याज है, तो आपका रेट कितना हो जाएगा? तो 30/90 गुणा के 100% लगा देंगे। अब 30 तिहाई 90, यानी आप ये देख लीजिए तो 33 सही 1/3% यही सवाल का आंसर होगा, जो B होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपये में 21 बटन बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहे तो उसे प्रति रुपये कितना बटन बेचना चाहिए? बच्चों एक बात समझना कि दर को दर के हिसाब से लिखना। और देखिए मैं बनाता कैसे हूँ, 1 रुपये में 21 बटन को बेचा, ये सेल किया, तो आप यहाँ पे इसको विक्रय मूल्य अगर 20% की हानि हो जा रही है
तो इसका विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से होगी, तो यहाँ पे हमें 80 लिखना होगा क्योंकि 100 में 20 घट जाएगा। और आपको 40% का लाभ हो रहा है तो 140, और ऐसे लोड करिए डाटा और पटाख से कटा दीजिए, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 7 तिरिके 21, और आपका आंसर 1/12 आया। तो 1 रुपए में 12 बटन बेचना चाहिए, यही सवाल का आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचा और 23.5% लाभ कमाया। यदि वह कोई छूट नहीं दिया होता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? भाई एक बात समझिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार ने आपको छूट कितना दिया कि 5% छूट दिया, और उसने इतना रुपए में मतलब बेच दिया और इतना वो लाभ कमाया। यदि वो छूट नहीं दिया होता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? मैं आपको हर बार सिखाता हूं, ऐसे सवाल बनाने का सुपर तरीका ये होगा कि आप CP/MP लिखिए, चाहे MP/CP लिखिए। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको लाभ को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे ये क्रय मूल्य कम होता है तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखना होगा। ये चीज़ को आप बार बार याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सवाल यूज हो जाते हैं। अब सोचिए, कह रहा है कि 5% का छूट दे रहा है, तो नीचे वाला तो भाई 95 हो जाएगा, और ऊपर दे रहा है कि उसको 23 का लाभ हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 123। बेटा अब छूट ना दे, कह रहा है कि अगर वो छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 95 रुपया, मतलब यहाँ पे जो MP हो गया वह 123.5 हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया? तो इसका 95 हो गया। अगर छूट नहीं देता तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता? तो 5 इधर और 23 और 5, यानी इसका जो लाभ हो जाता वह हो जाता 28। 23 और 5 ये 28.5% इसका लाभ हो जाता। अब आपको इसका लाभ का प्रतिशत निकालना है, कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखिए कि 28.5 का लाभ हो रहा है कितना पे? तो 95 पर, तो ये 100 पर क्या आएगा? चलिए यहाँ पे हमने एक 10 लिखा और ये पॉइंट हटा दिया। अब आपको काटना पड़ेगा, 5 से काट लेते हैं इसको। अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 50 25 और 5 7 35, राइट, और ये हो जाएगा 19 19 तियां 57। अब आप ये प्यार से समझ सकते हैं बच्चों, ये 0 0 कट गया और इसका आंसर आ गया 30%। तो ऐसे सवाल इजीली और आसानी से किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, और देखिए थोड़ा सा आप सेंसेटिव हो करके दिमाग से, और देखिए जब भी मैथ आप पढ़ते हो तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, और आप ऐसे सवाल जब आते हैं तो सवाल को बनाते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए, धीरे धीरे इन चीज़ों को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। कह रहा कि एक आदमी का वेतन 30% बढ़ा दिया जाता है और उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। पहले देखिए कि पहले उसका वेतन 100 रुपया था और अब बाद में कितना हो गया? 130 रुपया हो गया। पहले ऐसे इसको बढ़ा दिया गया, अब कह रहा है इसको कितना घटा दिया जाए? तो हम 30 घटा देंगे 130 से, तो ये गुना के 100, यानी ये 0 हो गया। अब आपको कितना आ जाएगा? ये 300 बटा में 13, 13 दूनी के 26 हो जाएगा 40, यानी 13 तियां 39, यानी 23 वाला आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 23 सही 1/13% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब आप ये समझिएगा कि 62 1 स्टार 7 9, ये 11 से कट जा रहा है। बाबू 11 का जो रूल है वो क्या है? 11 का नियम क्या है? 11 का नियम है कि आपको अल्टरनेट जोड़ना पड़ता है, एक एक छोड़ करके। आप जोड़े तो कितना है? 6 1 7 7 14 आ गया, राइट। अब इसे अगर जोड़िएगा तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये इसमें आएगा बाबू, यहाँ पर तो 2 2 में स्टार और स्टार में 9 जोड़ेंगे
तो ये 9 2 11 आ गया, 11 और प्लस स्टार वाला वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि जो ये बराबर हो जाए, क्योंकि 11 का नियम ये कहता है कि इसका अल्टरनेट जोड़ें, मतलब एक एक को गैप करके जोड़ें तो वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, या अंतर करने पे 0 आ जाए। मतलब जो बराबर होगा वो घटाएंगे तो अंतर करेंगे तो 0 आएगा, या तो वह 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ऐसा हो जाता है। अब आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि आप देखिए इसके बराबर लाने के लिए यहाँ पे आप कौन सा मान रखेंगे, तो आपको यहाँ 3 रखना पड़ेगा। 11 3 14 हो जाएगा। तो ये सवाल का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, और है क्या कि 71 के पावर है 49 और प्लस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। ऐसे अगर सवाल आ जाएंगे तो आपको करना क्या होगा कि ऐसे सवाल आपको एक सूत्र ध्यान दीजिएगा विभाजिता का कि x पर a और n पर a, या ऐसे लिखे x पर n प्लस a पर पावर n। अगर ये पावर ऑड हो जाता है तो x प्लस a से विभाज्य होता है। कब? जब n एक ऑड नंबर होगा, यानी पावर विषम होगा। तो यानी 71 प्लस 1 मतलब ये 72 से संख्या कट जाएगी। अब 72 का कोई फैक्टर दिख रहा है, तो 72 का फैक्टर क्या है, 24 है। 24 जो है 72 को काटता है, इसलिए इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। तो ये इसमें मेन फॉर्मूला, इसको ध्यान देना होगा आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। कहा यदि किसी संख्या के आधे भाग और 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग, मतलब कह रहा है कि कोई संख्या है उसका आधा करे, तिहाई करे, चौथाई करे, तो उसका योग संख्या से 4 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो सकती है ना। तो एक तो सूत्र ऐसे हो गया कि एक संख्या हो गया, संख्या का आधा, मतलब आपको संख्या मान लीजिए कि वह संख्या अगर आपने x मान लिया तो संख्या का आधा कर दिया, उस संख्या का 1/3 कर दिया और संख्या का चौथाई कर दिया, तो इन सभी का योग क्या होगा, संख्या से 4 अधिक हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? अब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा और ये 3x आ जाएगा और x प्लस 4। अब इसे देखिएगा, यहाँ पे 6 4 10 3 13x और उधर ही गया तो हो जाएगा ये 12x प्लस 12 4 48। तो x का मान आ गया आपका 48 और वो संख्या आपको आ गई 48। तो आपसे ये पूछा है कि वह संख्या क्या होगी, तो इस सवाल का आंसर ये दे सकते हैं कि वह 48 होगी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगला सवाल ये दिया है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। मतलब कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो आपको इस संख्या का पहले तो सीरीज लिखना पड़ेगा कि वो संख्या का सीरीज क्या है। अब पहले आपको श्रेणी लिखना होगा कि ये इसका श्रेणी क्या बनता है। देखिएगा इसका श्रेणी ये बन जाएगा कि पहली संख्या 102 होगा, दूसरी 105 होगा, ऐसे करके लास्ट वाली संख्या आपकी 198 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसका पहले ये फॉर्मूला आपको योग का याद रखना होगा और ये जिंदगी भर याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाली है कि योग बराबर क्या होगा। तो योग बराबर होता है फर्स्ट यानी लास्ट से मैंने लिखूं कि लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट मतलब अंतिम, फर्स्ट मतलब पहली, और फिर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी, और हो गया लास्ट में कितना 2d हो गया। अब आप समझिए कि लास्ट नंबर कितना है, तो भाई लास्ट नंबर 198 है, 198 और प्लस 102 हो जाएगा। और यहाँ पर 198 माइनस 102 और प्लस का 3 क्या है जानते हैं, 3 एज ए कॉमन डिफरेंट है, मतलब ये कितना जोड़ करके आ रहा है, मतलब दोनों पद में कितना का अंतर है, और 2 इंटू डी यानी 3 लिख देंगे। अब आपको करना क्या होगा कि ऐड करिएगा, तो ऐड करने पर 300 आएगा और इसके बाद इसे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए। अगर 98 में 2 घटा लेंगे, पहले घटाइए, 98 में 2 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ये 96,
और 96 में 3 फिर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 99। यानी आपका 99 बटा में आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। 6 से काट दीजिएगा ये 50 बार में और 50 से गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना आपका 0, 9 पाँचे 45 के 5, 9 पाँचे 45 और 4 49, 4950। इस सवाल का आंसर जो आएगा वह सी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमें इस बात को, ये फॉर्मूला जो है आप अच्छे से याद रखिए, ये किसी भी लगातार संख्या को जोड़ने में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला सवाल दिया होगा, देखिए एक तरबूजे का वजन दिया है कि 10 किलोग्राम है। मतलब एक तरबूज है जिसका वजन है 10 किलोग्राम, जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें पानी 70% ही शेष रहा। तो ज्ञात कीजिए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। मतलब क किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। कहने का मतलब है कि पहले ये वजन कितना था कि अगर ये 10 केजी था, अब 10 केजी में 90% पानी था, इसका मतलब हुआ कि 10 केजी का 10% ही क्या है, उसमें ठोस चीज है। अब 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया तो उसका वजन मान लेते हैं कि x किलोग्राम होगा, और उसमें पानी का मतलब 70% अगर पानी होगा तो फिर से 30% उसमें ठोस होगा। तो दोनों के ठोस को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दोनों के ठोस को बराबर कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। तो x बराबर, अब यहाँ से देखिएगा कि ये 10 यहाँ पे परसेंट है, तो चलिए परसेंट को परसेंट से काट दें, क्योंकि 10% है ना भाई, तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया। तो आपका x का मान कितना आ गया, तो 10 बटा में 3, यानी 3 सही 1 बटा में 3 केजी। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। बात समझिएगा, तो आपको वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है कि पानी का कितना वाष्पीकरण हुआ। तो x किलोग्राम तो ठोस बचा, x किलोग्राम क्या है, ठोस बच गया इसमें, क्योंकि ये हम लोग माने हैं कि कितना उसमें रहा होगा। तो वाष्पीकरण कितना हुआ, तो अगर आप इसको 10 में से 3 सही 1 बटा 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 सही 2 बटा 3 किलोग्राम बचेगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 6 सही 2 बटा 3 होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है। पहले तो ये कमाल का चीज है कि हमें तीनों संख्या को डोनेट कर देना होगा, मतलब लिख देना पड़ेगा। पहली संख्या दूसरी और तीसरी से, पहली जो है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, अगर ऐसा कह रहा है तो हम लोग को तीसरी संख्या को 100 मान लेना चाहिए। तीसरी संख्या को क्या मानना है, 100 मान लेना है। और ये पहली जो दे रहा है 25% अधिक है, तो ये 125 हो गया, और दूसरी तथा 20% कम है, तो यहाँ वाली संख्या हो जाएगी 80। ठीक है, अब कहा कि दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, यानी दूसरी का परसेंट निकालना है पहले के तुलना में। तो ये लिख देंगे 80 बटा में 125, अब गुणा के 100। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ये 16 पाँचे 80, 16 चौके 64, ये 64% ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रहा है कि यदि एक कलम को 96 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य का 1/4 हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, इसको बनाने का जो बहुत सारा तरीका है, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, ज़्यादातर अच्छा होगा कि ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि यदि ये कलम को 96 में बेचा, भाई यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 96 दिया है। अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य का 1/4 है। मतलब जो अगर क्रय मूल्य अगर x रुपया होगा तो लाभ इसका x/4 होगा। ठीक है, लाभ क्या होगा, x/4 होगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वह x/4 हो जाएगा। मतलब चीज़ें बहुत ही आसान है,
और आप इसको ऑप्शनल भी जल्दी कर पाइएगा। मान लीजिए कि अगर आपने 80 मान लिया, सपोज करिए आपने 80 मान लिया, तो भाई अगर 80 अगर क्रयमूल है तो इसका लाभ इसका 1/4 होगा। कह रहा है ना कि लाभ जो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रयमूल का 1/4 होगा। तो यानी कि ये 20% का क्या होगा, लाभ होगा। जब 20% का लाभ होगा तो इसको सेल करेंगे आप, तो 80 का 120% निकालिएगा तो 12/96 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए बहुत ही गौर से इस बात को समझिएगा, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है। मैं फिर से आपको समझा दूं कि आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 96 रुपया दिया है। अब आपको कहा कि जितना उसका क्रयमूल है, लाभ का जो प्रतिशत है वो क्रयमूल का 1/4 है। अगर आपका क्रयमूल x, ये क्रयमूल अगर मान लेते हैं x है, तो उसका लाभ परसेंट इसका 1/4 होगा, मतलब कि 20% होगा। तो इसका विक्रयमूल अगर निकालिएगा तो 12/96, मतलब ये बात सत्य आ जा रहा है। इसलिए इसका सवाल का आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका में एक होता है। आपको दे रखा है कि 1740 की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, यानी ये 1740 की राशि है, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ऐसे सवाल को मैं बार बार बताता हूं, बनाने का एक कंसेप्ट होता है कि आप पहले क्या करिए, ऐसे 5 किस्त है तो 5 लिख लीजिए, और सभी को आप मान लीजिएगा कि सभी में आपको किस्त बराबर देना है, तो पांचों में अगर 100 रुपए का किस्त देगा। अब एक बात समझिएगा, आपका रेट दिया है 8, तो देखिए आपको करना क्या होगा कि लास्ट वाले, देखिए लास्ट वाले का मतलब हुआ कि अंतिम में जब वो किस्त देगा तो उसमें कोई ब्याज नहीं लगता है, यानी एक में 0 लगेगा। अब इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसमें ब्याज 1 साल का लगेगा, तो 8 रुपया का 1 साल का ब्याज 8 रुपया हुआ। इसमें 2 साल का लगेगा 16 रुपया, इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा 8 तिरिके 24, और इसमें 4 साल का ब्याज लगेगा 8 चौके 32। तो आप ये इसी को टोटल हम लोग देय राशि बोलते हैं कि आपका जो देय राशि है वो कितना हो जाएगा। तो आप जोड़िएगा तो ये 500 हो जाएगा, और इसे आप जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा देखिए 32 8 40 40 40 80, यानी ये 580 रुपये आपका देय राशि है। 580 रुपये देय राशि का जो किस्त है वो कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब इसका आपका जो देय राशि दिया है 1740 रुपया दिया है। ये देखिए 3 गुना है, 0 8 तिरिके 24 5 3 15 2 17, तो इसका भी 3 गुना होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, जो कि सी आंसर होगा। मतलब ऐसे सवाल आपको जब भी किस्त वाला मिले तो आप ऐसे तरीका अपनाइए, कभी गलती आपका नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, 5 वर्ष पहले ए बी से कितना वर्ष बड़ा था। ऐसे सवाल बोला है कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, तो 5 वर्ष पहले ए बी से कितना वर्ष बड़ा था। तो ऐसे ये सवाल एकदम मौखिक है कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 10 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि जब भी वो बड़ा होगा, समझिए कोई भी व्यक्ति जितना समय बाद बड़ा होगा वो बड़ा हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है तो हर साल 5 साल बड़ा होगा। तो ये बोला है कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, मतलब ए और बी में 10 साल का अंतर है। इसमें ए और बी में 10 साल का अंतर है कभी भी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए बी से कितना वर्ष बड़ा था, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि हर समय 2 व्यक्ति की आयु में अंतर समान होता है। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। चलिए अब ये नेक्स्ट देख लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 600 किलोमीटर, यहाँ दिया है कि 600 किलोमीटर की दूरी, मैं लिखता हूँ कि ये 600 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर की दूरी को ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर दिया है कि 800 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 500 किलोमीटर की दूरी
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी को जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो भाई औसत चाल बराबर होता है कि कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो आपको करना क्या होगा कि पहले कुल दूरी मतलब एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल दूरी को जोड़िएगा, क्योंकि दूरी भी अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है, तो आपको पूरी दूरी जोड़नी पड़ेगी। यानी 600 प्लस में 800 प्लस में 500 प्लस में 500 और फिर 100, ये तीनों दूरी को जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, कुल समय होता है तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, हो जाएगा 800 बटा में 40 और ये कितना हो जाएगा 500 बटा में 400 और फिर से 100 बटा में 50। ठीक है, ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा आपको पहले। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ मैं आता हूँ फिर से। देखिए, अगर पूरी दूरी को जोड़िएगा तो 8 5 13 और 13 1 14 14 5 19। ठीक है, पूरा जोड़िएगा तो क्योंकि ये 600 6 8 1400 हो जाएगा और 1400 1400 और 5 1900। ठीक है, और 1900 के बाद एक 100 है और हो जाएगा कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो आपका ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे समझिएगा कि इसको काट देना पड़ेगा आपको। काटिए, 0 से 0 कट गया, ये हो गया ये 15 15 चौके 60 2 चौके 8। मतलब अगर ये कहें पॉइंट में ही लिख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, पॉइंट में भी लिख सकते हैं 7.5, ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, पेन बदल लेते हैं हम लोग, 7.5। अब इसके बाद आ जाता है ये 0 और ये 20 चौके 80, यहाँ पे आ गया एक 20 प्लस आगे बढ़िए 0 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1.25, 5 में भागा दीजिएगा तो, और प्लस का 2 आ गया। अब आप ये देखिए कि आपका जो एवरेज आ गया क्या आ गया, ये 2000 बटा में कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा ये 20 2 22 और 22 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30 पॉइंट, ये हो जाएगा 75। अब गुणा 100 करिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब आपको कटा देना है, कटाइए इसको 25 चौके 100, यहाँ कटाइएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, यानी आपका आ गया 8000 बटा में 123। अब ऑप्शन में देखिए कि 123 तो 2 गो में है, लेकिन यहाँ पर गुणा करिएगा 60 से तो यहाँ पे इकाई मिलेगा 3 और 5 8, लेकिन यहाँ पे करेगा 5 तियाँ 15 और 5। तो इस सवाल का आंसर सीधे आप थोड़ा सा मेंटली करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए देखिएगा, चलिए ये जो है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ, यानी ऐसे अगर इधर जा रही है तो इसको 3 घंटा में तय कर लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यह दूरी आ रही है चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल दे रखा है कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का चाल नहीं पता तो हम धारा को अगर मान लें कि धारा की चाल अगर x होगा तो जाने का दूरी और आने का दूरी तो बराबर होगा। तो दूरी बराबर होता क्या है, इसका भी दूरी जो है इसका भी दूरी सेम होगा। तो जाने का दूरी क्या होगा, तो 4 + x × 3 और 4 - x × 9। अब आप करिएगा तो ये 12 प्लस आ जाएगा 3x और ये 9 चौका 36 माइनस आ जाएगा कितना। ऐसे थोड़ा सा कटता है तो कटा लीजिए, ये तो आसान काम हो जाएगा आपका। 3 थोड़ा सा बच जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 + x आ गया और यहाँ पर ये कितना आ गया, तो 4 × 12 माइनस ये आ गया 3x। अब आप उधर ले जाइएगा इसको तो हो जाएगा कितना 4x और उधर गया तो ये 8 आ गया, मतलब ये घट गया।
अब आप काटेंगे तो ये 4 दूना 8, तो x बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां दिया है, एक 150 मीटर 120 मीटर है और एक विपरीत आ रही है, ये एक विपरीत आ रही है। और अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, जिसका लंबाई 150 है, इसकी चाल दिया है 42, और जिसकी लंबाई 120 है उसमें बैठा है, कह रहा है कि 42 किलोमीटर है, तथा वह कम लंबी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में, मतलब इसमें एक व्यक्ति है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का लेती है, तब कम लंबी की रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो भाई, जब व्यक्ति को पार करेगा तो इसमें गाड़ी की लंबाई नहीं जुटता है, तो समय बराबर लिखिएगा कि देखिए यहाँ ये आ जाएगा 150 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 और माइनस का प्लस का x, क्योंकि अपोजिट आ रहा है तो जुट जाएगा। ठीक है, तो कम लंबी रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो इसको x मान लीजिए। अब आप ये देखिए कि हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता ही है कि ये कितना है, तो 9 है, 9 सेकंड है, और यहाँ पे आ गया ये 42 प्लस x, और इसको आपको बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे आप 150। ये 9 दूनी के 18 हो जाएगा, राइट। अब उधर गुणा कर लेंगे और इसको इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21 प्लस 5x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300। अब 300 में घटाइएगा आप इसको तो आ जाएगा 90, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। 5x का मान 90, तो x का मान आ जाएगा 18, यानी सवाल का जो आंसर होगा वह 18 होगा, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, एक समानांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः माइनस का 8 और 10 है, 16वां पद क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो आपको बाबू करना क्या होगा कि इसका सूत्र देख लो कि Tn बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपका जो दिया है कौन सा पद, तीसरा पद, तीसरा पद क्या है, तो ये दिया है 8, तीसरा पद दिया है माइनस का 8 दिया है, तो आपको a तो पता नहीं, और तीसरा पद दिया है तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 और ये d हो जाएगा। इसके बाद बोला कि 10वां क्रमशः 10 है, कौन सा पद 10 है बाबू, तो 10 यहाँ पे 10 है और पहला पद नहीं पता है, तो दिया है कि 9वां पद, तो ये हो जाएगा 8a, कितना हो जाएगा, तो 8d हो जाएगा, d के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आप इसको क्या करिएगा, यहाँ जब घटाइएगा इसको, इसे जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18, और ये वाला कट जाएगा, यहाँ तो ये कट जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 6d, और ये कट करके d बराबर आपको क्या मिल गया, 3। अगर ये 3 मिल गया तो आपको d का मान निकल जाएगा, तो सॉरी a का मान निकल जाएगा। देखिए d का मान 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 तिरिके 24 आ जाएगा। यहाँ समझिए बात को कि अगर यहाँ पे किसी में भी रखिएगा, देखिए यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ 3 दूनी के 6 होगा, ठीक है, और 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8, 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए 8 तिरिके 24 हो जाएगा, उधर घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस का 14 होगा। अब आपको बताना है कि 16वां पद क्या होगा, इसका 16वां पद क्या होगा। बाबू 16वां पद निकालना है, यानी T60 निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब आप ये समझिएगा, a तो आपको मिल गया है माइनस का 14 और प्लस, अब आपको 16वां पद निकालना है तो आप लिखिएगा 15, क्योंकि घट जाएगा, और गुणा कितना से करिएगा, तो 3 से करिएगा। तो आप ही देखिए कि माइनस का 14 और 15 तियाँ 45, अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 31 सवाल का आंसर आएगा, यानी आपका जो 16वां पद होगा वह 31 होगा। तो कहीं आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से हम लोग बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये सीक्वेंस देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, इसका बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट होता है। और वही क्या होता है
कि अगर जब भी ये देखिए जो नंबर है जैसे 1/2 है तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है 6 है तो ये 2 × 3 है। मतलब ऐसे कभी भी सीरीज में इसका जो लास्ट है इसकी फर्स्ट से मिलता है, ये लास्ट में ऐसे होते हैं। तो ऐसे सवाल का उत्तर क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो आप ये देख लीजिए कि पहली संख्या को अगर 1/2 है, इसको आप 1 में 1 - 1/2 लिखिएगा और लास्ट में दिया है 1 × 1 - n + 1 दिया है, तो इसमें क्या लिखिएगा n - 1/n + 1 लिखिएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मिडिल पद कट जाता है और बचता क्या है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट बचता है। तो इस तरह से सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, n × n + 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा वो डी होगा। बच्चों अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तोड़ेंगे इसको। तो देखिए 1 × ये ऐसे सबको तोड़ना पड़ेगा, 1 - 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 × 3 होगा तो इसको तोड़ेंगे 2 - 3, ऐसे ही करने पड़ेंगे तो ये कट जाता है। इस बात को अच्छे से समझिए, थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रेलवे NTPC का क्रैश कोर्स की तरह हम लोग कर रहे हैं, जो आपको अच्छे से और जल्दी बनाने का एक प्रैक्टिस करना है। चलिए और हम लोग फिर से बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है जब 2 व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 2 नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करिए। पहले देखिए इस व्यक्ति कितने थे भाई, तो ये व्यक्ति टोटल जो थे वो 8 गो थे। व्यक्ति जो टोटल थे वो कितना थे, 3 3 6 2 8 गो हैं। अब जब 2 व्यक्तियों को प्रतिस्थापित कर दिया गया, प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है बाबू कि उनको हटा के उनके जगह पर दूसरा को लाया गया। तो कह रहा है कि जो जा रहे हैं, एक 30 का जा रहा है और एक जा रहा है 34 का जा रहा है। ये व्यक्ति क्या किए, चले गए और इनके जगह पर जब आए तो 2 नए व्यक्ति आने से क्या हुआ कि जब 2 व्यक्ति नए प्रतिस्थापित किया जाता है तो उनकी औसत आयु क्या होगा, कब, जब उसकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो नए व्यक्ति आएंगे, नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, तो 30 + 34 और प्लस ये 8 तरीके 24 हो जाएगा। यानी टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 वो हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो जाएगा। अगर एवरेज निकाला जाए इसका तो 88/2 यानी इसका औसत कितना हो जाएगा, 44 ईयर होगा। तो आशा करता हूँ कि सारे सवाल आप अच्छे से कर पाए होंगे, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगी और आपको हम फिर इसी तरह से पूरे एक सवाल का संग्रह लेकर के आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर सवाल पे नज़र गड़ाए रखें तो मैं मानता हूँ कि कहीं डाउट, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपना आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद।